जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, मैं संतोष कुमार आपके अपने YouTube चैनल विकास स्टडी बांका पर स्वागत करता हूं। हमने रेलवे के एग्जाम को देखते हुए टेक्नीशियन ग्रेड 3 का प्रैक्टिस सेट चालू किया है, जो कि रुक्मणी प्रकाशन का है और यह है वॉल्यूम 1, जो कि एग्जाम के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण है। और इसमें कुल 26 प्रैक्टिस सेट दिया हुआ है, जिसमें से हमने 10 प्रैक्टिस सेट अपलोड कर दिया है। अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो प्ले लिस्ट में जाके चेक कर सकते हैं, और चैनल पे ना है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा दें, ताकि हम कोई भी वीडियो अपलोड करें सबसे पहले आप तक पहुंचे। और आज का जो सेट नंबर होगा वो होगा 11। चलिए देखते हैं पहला प्रश्न क्या है। आपका जो पहला प्रश्न ये है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। प्रतिरोध तापमान से स्वतंत्र होता है। किसी चालक के टर्मिनलों के बीच वोल्टेज जितना अधिक होगा प्रतिरोध उतना ही अधिक होगा। प्रतिरोध का ऐसे मात्रक ओम होता है। बताना कि इनमें से कौन सा कथन सत्य है, यानी कि सही है। वो है ऑप्शन नंबर सी, कि प्रतिरोध का ऐसे मात्रक ओम होता है, जो किस में दिया है ऑप्शन नंबर ए में, कि केवल 3 सत्य है। अब प्रतिरोध किन कारणों पर निर्भर करता है उसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। तो प्रतिरोध तापमान पर निर्भर करता है, जो कि ऑप्शन ए में बोला कि स्वतंत्र होता है, नहीं, वो तापमान पर निर्भर करता है। चालक तार की प्रकृति पर निर्भर करता है। चालक तार की लंबाई पर निर्भर करता है। और चालक तार के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर निर्भर करता है। इस प्रकार जो होगा ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। अगला प्रश्न क्या है कि ध्वनि की तीव्रता को मापने के लिए निम्नलिखित में से किस मात्रक का उपयोग किया जाता है। ध्वनि की तीव्रता को मापने के लिए डेसिबल डेसिबल मात्रक का उपयोग किया जाता है। डेसिबल मात्रक का उपयोग किया जाता है। अगला प्रश्न क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सी स्थितियां संभव है, यानी कि कौन सी स्थितियां संभव है। पहला है कि चुंबकीय बल रेखाएं एक दूसरे के समांतर हो सकती है, बिल्कुल ये संभव है। अगला बोल रहा है कि चुंबकीय बल रेखाएं संकेंद्रित वृत्त हो सकती है, बिल्कुल ये भी सत्य है। अगला है कि चुंबकीय बल रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेदित करती है, नहीं, ये गलत है, क्योंकि चुंबकीय बल रेखाएं कभी भी एक दूसरे को प्रतिच्छेदित नहीं करती है। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, ए और बी सत्य है, जबकि सी गलत है। अगला प्रश्न क्या है कि कार के रियर व्यू दर्पण के रूप में प्रयुक्त एक उत्तल दर्पण की फोकस दूरी 2 मीटर है। यदि कोई बस दर्पण से 3 मीटर की दूरी पर स्थित है तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, यानी भी का मान आपको निकालना है। तो दर्पण सूत्र से क्या जानते हैं, 1/f बराबर 1/v प्लस में 1/u। अब यहाँ मान रखेंगे 1/2 बराबर 1/v प्लस 1/u का मान कितना है -3, क्योंकि u का मान हमेशा माइनस में होता है, -3। इसको जब हल करेंगे यहाँ से 1/ जो भी मान निकलेगा वो निकलेगा आपका 6/5। यहाँ से जो भी का मान निकलेगा वो निकलेगा आपका, सॉरी, यहाँ 5/6 होगा। क्या होगा, 1/v का जो मान निकलेगा वो निकलेगा 5/6। अब यहाँ से v का मान निकालिएगा वो 6/5। इसमें जब भाग देंगे तो निकलेगा 1.2, वो भी पॉजिटिव में। क्या निकलेगा 1.2, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया भी है और ऑप्शन ए में भी दिया है। पूछ रहा है कि वो दर्पण के सामने बनेगा 1.2 मीटर की दूरी पर या दर्पण के पीछे बनेगा। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा दर्पण के पीछे, क्योंकि ये पॉजिटिव में आया था, इसलिए ये दर्पण के पीछे बनेगा। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न क्या है कि ग्रह क्यों नहीं टिमटिमाते हैं। ग्रह क्यों नहीं टिमटिमाते हैं, क्योंकि वह प्रकाश के विस्तारित स्रोत के रूप में कार्य करते हैं, इसलिए ग्रह नहीं टिमटिमाते हैं। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न क्या है कि यदि एक वस्तु की गतिज ऊर्जा इसके प्रारंभिक मान का 256 गुना हो जाती है तो नया संवेग क्या होगा। अब संवेग पढ़े होंगे कि काइनेटिक एनर्जी बराबर पढ़े होंगे कि p² बाय 2m। अब यहाँ बोल रहा है उसका 256 गुना हो जाता है प्रारंभिक। अब मान लीजिए कि प्रारंभिक मान लिए p2, पूछ रहा नया संवेग, यानी नया संवेग p2, जो कि प्रारंभिक मान का 256 गुना। प्रारंभिक मान क्या है p1, इसका 256 गुना है। इसका क्या है 256 गुना। तो यहाँ से ये हो गया। अब यहाँ से निकालेंगे। अब काइनेटिक एनर्जी, फर्स्ट काइनेटिक एनर्जी होगा, फिर अगला सेकंड जो काइनेटिक एनर्जी निकालेंगे 2 मान होगा। अब यहाँ सॉरी पहले यहाँ निकालेंगे हम लोग p का मान। p का मान क्या निकलेगा, p बराबर हो जाएगा 2m
काइनेटिक एनर्जी पर रूट, क्योंकि स्क्वायर हटाएंगे तो रूट आएगा। ये हो गया P1 का मान। अब P2 का मान इसी तरह निकालेंगे, ये फर्स्ट काइनेटिक एनर्जी होगा। देखिए अब यहाँ से P1 का जो मान निकला वो निकलेगा आपका 2m कट जाएगा तो हो जाएगा K फर्स्ट काइनेटिक एनर्जी फर्स्ट बाय काइनेटिक एनर्जी सेकेंड, और ये हो जाएगा रूट पे बाय P2। यहाँ से जो मान निकालेंगे वो निकलेगा काइनेटिक एनर्जी फर्स्ट का क्या होगा KE बाय 256 KE, यहाँ से KE कट जाएगा तो P1 बाय P2 जो मान निकलेगा वो निकलेगा 1/16। तो नया समवेग क्या आ गया P1 का P2 जो निकलेगा P1 का 16 गुना। वही पूछ रहा है कि इसमें से कौन सा होगा, तो इसका प्रारंभिक मान का 16 गुना होगा, जो कि ऑप्शन ए में दिया हुआ है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सी उदासीनीकरण अभिक्रिया है। उदासीनीकरण अभिक्रिया तो होता क्या है, पहले उसके बारे में समझते हैं। अम्ल और क्षार यानी एसिड और बेस से अभिक्रिया कर लवण तथा जल का निर्माण जो करता है, इसी अभिक्रिया को उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। अम्ल और क्षार मिलने के बाद लवण और जल का निर्माण जो करेगा उसको हम लोग उदासीनी अभिक्रिया कहते हैं। देखिए तीनों में जल का निर्माण कर रहा है। ये देखिए क्या क्षार और ये है अम्ल, दोनों मिलने के बाद ये लवण बनाया और जल का भी निर्माण किया। अगला में देखिए ये अम्ल है और ये है क्षार, दोनों मिलने के बाद आपका क्या बनाया लवण और जल। अगला में देखिए ये अम्ल है और ये है क्षार, दोनों मिलने के बाद ये लवण और जल का निर्माण किया। तो इसका जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 1, तीनों उदासीनीकरण अभिक्रिया का उदाहरण है। और NaOH को जो लिखा है इसमें NaOH को हम लोग क्या बोलते हैं कास्टिक सोडा बोलते हैं, कास्टिक सोडा। और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को हम लोग बोलते हैं म्यूरेटिक अम्ल, म्यूरेटिक अम्ल भी कहते हैं। अगला प्रश्न क्या कि उस उदासीनीकरण अभिक्रिया के अभिकारकों का अनुमान लगाएं जिसके उत्पाद लिथियम सल्फेट और जल है। किसके उत्पाद लिथियम सल्फेट और जल है, देख लेते हैं। सल्फ्यूरिक अम्ल और लिथियम हाइड्रोक्साइड, इसी का होगा ऑप्शन नंबर 1। अब इसका समीकरण देख लेते हैं। 2LiOH लिथियम हाइड्रोक्साइड, लिथियम ऑक्साइड प्लस H2SO4, रिएक्शन करने के बाद बनेगा आपका LiSO4 प्लस 2H2O, 2H2O बनेगा। क्योंकि अब क्या बना सल्फ्यूरिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल और लिथियम हाइड्रोक्साइड, जो कि ऑप्शन नंबर 1। ये रिएक्शन करने के बाद आपका क्या बनेगा लिथियम सल्फेट और जल, जो कि यहाँ बना लिथियम सल्फेट और क्या बन गया जल बन गया। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न क्या है ये देख सकते हैं, आपका क्या है रीजनिंग का प्रश्न है, जो कि PDF हमारे टेलीग्राम चैनल पर दिया हुआ है और जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिए हैं। आप वहां से जाकर के इसको सेट लगा सकते हैं और रिवीजन कर सकते हैं और अपनी तैयारी को बेहतर कर सकते हैं। अगला प्रश्न क्या है कि 33वां व्यास सम्मान 2023 किस भाषा की लेखिका को प्रदान किया गया है। वो किया गया है किस लेखिका को किया गया है, किस भाषा की लेखिका को किया गया है, वो किया गया हिंदी भाषा की लेखिका को किया गया है। और उसकी 33वां व्यास सम्मान 2023 पुष्पा भारती को किया गया है। किस व्यक्ति को किया गया है पुष्पा भारती को। और किसके लिए किया गया है तो यादें 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 और यादें के लिए दिया गया है। यादें यादें 3 बार होगा, यादें यादें और यादें के लिए दिया गया है। अगला प्रश्न क्या है कि हाल ही में किस राज्य की आदिवासी समुदाय के हाथों से बनी रीसा पोशाक को GI टैग मिला है। वो मिला है किसको मिला है तो वो मिला है त्रिपुरा को, ऑप्शन नंबर बी। अब GI टैग, GI का फुल फॉर्म क्या होता है जियोग्राफिकल इंडिकेशन, इंडिकेशन। और GI टैग प्रदान करने वाला पहला भारतीय उत्पाद क्या था दार्जिलिंग चाय, जो कि पश्चिम बंगाल का था। और GI टैग टाइम पीरियड सामान्यतः कितने वर्ष का होता है 10 वर्ष का होता है। और GI टैग का रजिस्ट्री मुख्यालय कहाँ है तो वह है चेन्नई में। कहाँ है चेन्नई में, चेन्नई में। अगला प्रश्न देख सकते हैं, ये मैथ रीजनिंग का है, आप PDF टेलीग्राम चैनल पर प्राप्त कर सकते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं कि कुल कितने तत्वों में से कितने तत्वों की खोज प्रयोगशाला प्रक्रियाओं के माध्यम से की गई है। कुल हमारे तत्व कितने हैं, कुल है 118। तो 118 वाला 2 ऑप्शन, एक यहाँ है एक यहाँ। अब बोल रहा है कि कितने प्रयोगशाला में निर्मित किए गए हैं, ये प्रयोगशाला में के माध्यम से की गई है, तो वो की गई है 24। इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1। प्रथम संश्लेषित तत्व क्या था टेक्नीशियम, क्या था टेक्नीशियम था। इसका संश्लेषण जो हुआ था वो हुआ था 1900
36 में। अगला प्रश्न क्या है कि मेथेन और क्लोरीन गैस से मेथिल क्लोराइड बनाना किस प्रकार की अभिक्रिया है? दहन अभिक्रिया, प्रतिस्थापन अभिक्रिया, योगराज अभिक्रिया या ऑक्सीकरण अभिक्रिया। देख लेते हैं। जैसे बोला कि मीथेन CH4 प्लस क्लोरीन Cl2 रिएक्शन करने के बाद बनेगा CH3Cl प्लस HCl। ये जो हमारा बना है वो बनेगा आपका प्रतिस्थापन अभिक्रिया, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सा खनिज अधात्विक रूप है? बॉक्साइट, अभ्रक, चांदी या लेड? इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा अभ्रक, ऑप्शन नंबर बी। अभ्रक का उपयोग हम लोग विद्युत उपकरण में किया जाता है। अभ्रक उष्मा का सुचालक है, जबकि विद्युत का क्या है? कुचालक है, विद्युत का कुचालक। अब यहाँ बॉक्साइट किसका अयस्क है? वो है आपका एल्यूमिनियम का। चांदी का अयस्क क्या है? हॉर्न सिल्वर। चांदी का प्रमुख अयस्क क्या है? मुख्य अयस्क है हॉर्न सिल्वर। अगला प्रश्न क्या है? हम जो भोजन ग्रहण करते हैं उससे प्राप्त हुई कुछ ऊर्जा किस में संग्रहित होती है? पाइरुविक अम्ल में, शर्करा में, अमीनो अम्ल में या ग्लाइकोजन में? इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ग्लाइकोजन में। मानिए हम जो भी खाएंगे, जो भी ऊर्जा बनेगा, उसका यूज अगर नहीं कर पाए तो हमारे शरीर में जितना यूज होने के बाद जो बचेगा वो ग्लाइकोजन के रूप में शरीर में जमा रहेगा, ऑप्शन नंबर डी। और ग्लूकोज के एक अणु से 2 पाइरुविक अम्ल के अणु बनते हैं, जिसमें 36 अणु ATP प्राप्त होते हैं। और कार्बोहाइड्रेट हमारी ऊर्जा की आवश्यकता 50 से 70% मात्रा को पूर्ति करता है। अगला प्रश्न क्या है कि बढ़ते भ्रूण के धारण और पोषण के लिए हर महीने मादा प्रजनन प्रणाली का कौन सा हिस्सा अपने आप को तैयार करता है? वो करता है गर्भाशय, ऑप्शन नंबर डी। गर्भाशय का जो आकार होता है वो होता है नाशपाती के समान इसकी रचना होती है। और मनुष्य में भ्रूण का पोषण प्लेसेंटा के द्वारा होता है। स्तन में दूध का निर्माण एल्बुलाई कोशिकाओं से होता है। अगला प्रश्न क्या है देख सकते हैं, रेनवियर के नोड्स में सूक्ष्म रिक्त स्थान होते हैं जो में कहाँ पाया जाता है? कहाँ पाया जाता है? वो पाया जाता है आपको माइलिन कृत एक्सन में, माइलिन कृत एक्सन में पाया जाता है, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न क्या है कि पौधों में वाष्प उत्सर्जन की दर मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग या उपयोग किया जाता है? वो हम लोग करते हैं पोटामीटर, ऑप्शन नंबर बी। अब कुछ उपकरण देख लेते हैं, जैसे दिशा सूचक यंत्र। दिशा सूचक यंत्र क्या होता है? कंपास। अब समुद्र की गहराई मापते हैं तो किससे मापते हैं? तो मापते हैं फेदोमीटर से। दूध की शुद्धता लैक्टोमीटर से। अत्यंत उच्च तापमान जो हम लोग मापते हैं वो मापते हैं पायरोमीटर से। किससे मापते हैं? पायरोमीटर से। अब घूमती हुई वस्तु की गतिकी का जो अध्ययन करते हैं वो करते हैं जाइरोस्कोप। अगला प्रश्न क्या है कि वह साइट जहां अंतःस्रावी ग्रंथियों किस अंग विशेष तक पहुंचने के लिए रक्त प्रवाह के हार्मोन स्रावित करती है, किस नाम से जाना जाता है? उसको हम लोग जानते हैं ऑप्शन नंबर बी, टारगेट साइट। क्या जानते हैं? टारगेट साइट। अब अंतःस्रावी ग्रंथि हार्मोन का स्राव करते हैं। ये हार्मोन आवश्यक संदेश वाहक की भांति कार्य करता है। और अंतःस्रावी ग्रंथि नलिका विहीन होती है। क्या होती है? नलिका विहीन। विज्ञान की शाखा जो अंतःस्रावी ग्रंथियों का वर्णन करती है उसको हम लोग कहते हैं एंडोक्राइनोलॉजी कहते हैं, एंडोक्राइनोलॉजी। अगला प्रश्न ये देख सकते हैं आपका क्या है, रीजनिंग का प्रश्न है, जिसका PDF टेलीग्राम चैनल पर दिया हुआ है। वहां से जाके आप क्या कर सकते हैं? हल कर सकते हैं और सेट लगा सकते हैं और अपनी तैयारी को बेहतर कर सकते हैं। अगला प्रश्न देखिए कि पुरातात्विक स्थल सुरकोटदा किस राज्य में स्थित है? सुरकोटदा है जो कि गुजरात, ऑप्शन नंबर डी। अब सुरकोटदा भी सिंधु सभ्यता से संबंधित ये क्या था? बंदरगाह था। अब सुरकोटदा, कालीबंगा, लोथल से सैंधवकालीन घोड़े के अस्थि पंजर मिले हैं। अगला प्रश्न क्या है कि नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान है उत्तराखंड में, ऑप्शन नंबर
ए। अब देख लेते हैं कि उत्तराखंड में और कौन कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है। तो ध्यान से सुनिएगा, जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान जो कि उत्तराखंड में है, गोविंद राष्ट्रीय उद्यान, नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान, फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान, और राजाजी राष्ट्रीय उद्यान और गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान, ये सारे के सारे जो राष्ट्रीय उद्यान है ये कि सारे के सारे उत्तराखंड में पाए जाते हैं। अगला प्रश्न क्या है, ये देख सकते हैं, मैथ रीजनिंग का प्रश्न है, पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पर दिया हुआ है, वहां से जाकर के हल कर सकते हैं। अगला प्रश्न आपका जो है, पुटिकाओं में प्रोटीन और लिपिड के परिवहन, संशोधन और पैकेजिंग के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कोशिकांग उत्तरदायी है? कौन सा कोशिकांग उत्तरदायी है? वह है गोल्जी अपटर्स। अपटर्स ऑप्शन नंबर बी, गोल्जी अपटर्स। अब गोल्जी गोल्जी यानी गोल्जी काय की खोज केमिलो गोल्जी ने की थी। किसने की थी? केमिलो गोल्जी ने। और गोल्जी काय को लाइपोकॉन्ड्रिया भी कहते हैं। गोल्जी काय को हम लोग क्या कहते हैं? लाइपोकॉन्ड्रिया। अगला प्रश्न क्या है, ये देख सकते हैं, रीजनिंग सॉरी ये न्यूमेरिकल का प्रश्न है कि 100 केजी द्रव्यमान की एक वस्तु का वेग समान त्वरण से चलते हुए 0.6 सेकेंड में 5 मीटर प्रति सेकेंड से 8 मीटर प्रति सेकेंड हो जाता है। उस पर लगने वाला बल का परिमाण क्या होगा? आप जान रहे हैं कि बल F बराबर क्या होता है? एम ए, और ए बराबर जानते हैं क्या होता है? V माइनस यू बाई टी। V क्या? अंतिम वेग, U प्रारंभिक वेग और T समय। लगा दीजिए। F का मान कितना दिया है? M का मान 100 केजी। A का मान क्या था? V माइनस यू बाई टी। V का मान कितना है? 8 माइनस 5 बाई टी। टी का मान है 6। लगा दीजिए 100, यहाँ से होगा 3/6। इसको जब कटाएंगे तो 2 बार में 2 से कटाएंगे इसको 50। कितना आ जाएगा? 50 न्यूटन, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया है। अगला प्रश्न क्या है कि अनुनादी दोलन निम्न में से किसकी विशेष स्थिति है? किसकी विशेष स्थिति है? वो है आपका ऑप्शन नंबर 1, प्रोनोदित दोलन। अनुनादी दोलन किसकी विशेष स्थिति है? वो है प्रोनोदित दोलन, ऑप्शन नंबर 1। अगर किसी वस्तु पर बल आरोपित किया जाता है तो वस्तु बल के प्रभाव में आकर दोलन करने लगता है, इसी को हम लोग बोलते हैं प्रोनोदित कंपन। अगला प्रश्न है कि फेराड फेराड किसका मात्रक है? फेराड जो है वो है आपका धारिता का ऐसे मात्रक। धारिता का मात्रक क्या है? फेराड। फेराड किसका मात्रक है? तो धारिता का ऐसे मात्रक है। अगला प्रश्न क्या है कि अभिक्रिया H2O प्लस HCl रिएक्शन करने के बाद H3O प्लस और Cl माइनस जल का उच्चारण कैसा है? यानी आचरण, सॉरी आचरण होगा यहाँ, आचरण कैसा? जल का आचरण कैसा है? तो जल का आचरण है भास्म जैसा, क्योंकि H2O सार्वत्रिक विलायक है। यहाँ पर ये H2O भास्म जैसा कार्य करेगा, यानी जो जल है ये भास्म जैसा कार्य करेगा। H2O में हाइड्रोजन बंधन पाए जाते हैं। अब कुछ पदार्थों के पीएच मान देख लेते हैं। जैसे तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का पीएच मान 1 होता है, नींबू के रस का पीएच मान 2.5, रक्त का पीएच मान 7.4, लार का पीएच मान 6.5 और मूत्र का पीएच मान 6 होता है। अगला प्रश्न क्या है कि आवर्त सारणी के दीर्घ रूप में अधातुओं को कहाँ रखा गया है? और धातुओं को जो रखा गया है वो रखा गया आपका पी ब्लॉक में। इधर होता है एस ब्लॉक, इधर पी ब्लॉक, इधर डी ब्लॉक और नीचे एफ ब्लॉक। तो हम लोग पी ब्लॉक में रखते हैं और धातुओं को कहाँ रखते हैं? पी ब्लॉक में। अगला प्रश्न क्या है कि एक इंजन के स्रोत तथा सिंक का तापमान 127 डिग्री तथा 27 डिग्री है, यह 26% दक्षता बताता है, तो यह क्या है? संभव है कि असंभव है? यहाँ जो होगा ये असंभव है, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न क्या है कि साधारण अस्थायी उत्तकों के 3 प्रकार हैं। यहाँ जो तीनों नाम दिया गया है वो इंग्लिश में नाम दिया है। इसका तीनों का नाम क्या है? पेरेनकाइमा, कोलेनकाइमा और स्क्लेरेनकाइमा है, जो कि इंग्लिश नाम दिया है अस्थायी उत्तक के। ये तीनों के तीनों क्या? अस्थायी उत्तक हैं। इसका हिंदी नाम देखिएगा तो हिंदी नाम क्या है? पेरेनकाइमा को बोलते हैं मृदुतक, और कोलेनकाइमा को क्या बोलते हैं? अस्थूल कोण उत्तक, और स्क्लेरेनकाइमा को हम लोग बोलते हैं दृढ़ उत्तक।
अगला प्रश्न क्या है, ये देख सकते हैं न्यूमेरिकल का प्रश्न है। आगे प्रश्न देखते हैं। ये सब आपका ये आपका रीजनिंग का प्रश्न है। अगला प्रश्न क्या है कि आरबीआई का मुख्यालय कहाँ स्थित है। आरबीआई का जो मुख्यालय है वह है मुंबई में। अब यहाँ से क्वेश्चन बहुत सारा बनता है कि आरबीआई की स्थापना कब हुई थी। तो आरबीआई की जो स्थापना हुई थी वो हुई थी 1 अप्रैल 1935 को, जो कि 5 करोड़ राशि से हुई थी। कितने राशि से हुई थी? 5 करोड़ राशि के साथ हुई थी। और आरबीआई का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? तो 1 जनवरी 1949 को आरबीआई का राष्ट्रीयकरण हुआ था। और आरबीआई का लेखा वर्ष क्या है? 1 अप्रैल से 31 मार्च तक। और आरबीआई के प्रथम गवर्नर कौन थे? वो थे सर ऑसबोर्न स्मिथ। अगला प्रश्न क्या है कि उज्जैन में अगला कुंभ मेला किस वर्ष आयोजित किया जाएगा। उज्जैन में अगला जो कुंभ मेला आयोजित किया जाएगा वह किया जाएगा 2028 में। ये 12 वर्षों पर कुंभ मेला, 6 वर्ष पर अर्ध कुंभ मेला का आयोजन किया जाता है। कुंभ मेला देखिए 4 जगह लगता है, प्रयागराज में, उज्जैन में, हरिद्वार में और नासिक में होता है। अगला प्रश्न क्या है, ये देख सकते हैं मैथ का प्रश्न है। पीडीएफ दिया हुआ टेलीग्राम चैनल पर, आप हल कर सकते हैं वहां से। अगला प्रश्न क्या है कि निम्न में से किस बैक्टीरिया पर एंटीबायोटिक का कोई प्रभाव नहीं होता है। कौन से बैक्टीरिया है जिसपे कोई भी प्रभाव नहीं होता है? वो होता है सुपर बग। ऑप्शन नंबर डी। यह एक बैक्टीरिया है जो दवाओं के खिलाफ खुद ब खुद प्रतिरोधक क्षमता विकसित कर लेता है। अगला प्रश्न क्या है कि धमनी व शिरा में रक्त का पीएच कितना होता है। धमनी में अधिक व शिरा में कम, क्योंकि धमनी शुद्ध रक्त लेके जाता है और शिरा अशुद्ध रक्त। अशुद्ध रक्त कहने का मतलब कि ऑक्सीजन मुक्त, ऑक्सीजन उसमें नहीं रहता है, क्योंकि धमनी जो रक्त लेके जाता है उसमें ऑक्सीजन होता है। अगला प्रश्न क्या है कि किसी दंड चुंबक के बाहर चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं से संबंधित गलत कथन का चयन कीजिए। इसमें से गलत कथन कौन सा है? वो है आपका ऑप्शन नंबर ए कि क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेदित करती है। नहीं, क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेदित नहीं करती है। क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेदित नहीं करती, ये सही है। क्षेत्र रेखाएं दक्षिण ध्रुव में विलीन हो जाती है, ये भी सही है। क्षेत्र रेखाएं उत्तरी ध्रुव से निकलती है, ये भी सही है। ऑप्शन नंबर ए गलत है। अगला प्रश्न क्या है कि एच उष्मा, आई धारा, आर प्रतिरोध और टी समय के बीच सही संबंध क्या होगा। देखिए एच बराबर क्या होता है? आई स्क्वायर आर टी। किस ऑप्शन में है? देख लीजिए आई स्क्वायर आर टी, जो कि ऑप्शन नंबर सी में है। अगला प्रश्न क्या है, ये देख सकते हैं कि परावर्तन के बाद वस्तु के सामने समान आकार का वास्तविक उल्टा प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए किसी वस्तु को कहाँ रखा जाना चाहिए। बोल रहा है कि समान आकार, वस्तु का प्रतिबिंब समान आकार का तभी बनेगा जब वस्तु को दर्पण के सी पर यानी वक्रता केंद्र पर रखा जाएगा, तभी समान आकार का बनेगा। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न क्या है कि एक वस्तु को किसी अवतल लेंस के सामने डी दूरी पर रखा जाता है। वस्तु का सीधा प्रतिबिंब d/3 दूरी पर बनता है। यदि लेंस की फोकस दूरी 15 सेंटीमीटर है तो डी का मान क्या होगा। इसमें जो डी का मान होगा वो होगा 30 सेंटीमीटर। देख लेते हैं कैसे होगा। फॉर्मूला लगाते हैं 1/v - 1/u बराबर 1/f। अब यहाँ से जो v का मान निकलेगा, v का मान कितना दिया हुआ है, ये d/3 दूरी पर जो प्रतिबिंब बनता है, यहाँ तीनों क्या होगा, माइनस में होगा। फोकस दूरी भी, वस्तु दूरी भी और प्रतिबिंब दूरी भी। तो लगा देंगे यहाँ से फॉर्मूला 1 - d/3 माइनस 1 माइनस का d बराबर 1/15। माइनस का 15 होगा। जब इसको हल करेंगे तो क्या आएगा, -3 + 1/d बराबर -1/15। अब यहाँ से क्या करेंगे, -2 होगा d बराबर 1/15। माइनस का माइनस माइनस कट जाएगा, यहाँ से d का मान क्या निकलेगा, 30 सेंटीमीटर, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है। अगला प्रश्न है कि मान लीजिए कि 3 माध्यमों ए बी सी के अपवर्तनांक क्रमशः 1.47, 1.33 और 1.44 है। यदि ए बी सी प्रकाश के वेग क्रमशः va, vb और vc है,
तो कौन सा विकल्प सही होगा? अब देखिए, जिसका अपवर्तनांक जितना कम होगा उसमें प्रकाश की चाल क्या होगा, उतना ही अधिक होगा। अब सबसे कम अपवर्तनांक किसका है? सबसे कम अपवर्तनांक है भी बी का, भी आगे आएगा। उसके बाद किसका है? वी सी का अपवर्तनांक कितना 1.44 है, जो क्या आएगा उसके बाद लास्ट में क्या आएगा भी ए, क्योंकि इसका अपवर्तनांक 1.47 है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न क्या है कि 340 एटीएम के दाब पर कार्बन मोनोऑक्साइड गैस हाइड्रोजन के साथ अभिक्रिया करता है तो कौन सा उत्पाद प्राप्त होगा? इसमें बताना कि आपको कौन सा उत्पाद प्राप्त होगा। अब देखिए, जब रिएक्शन करेंगे क्या बनेगा, CO प्लस 2H2, रिएक्शन करने के बाद बनेगा CH3OH, जो कि 340 एटीएम दाब पर इसको क्या कर रहे हैं, अभिक्रिया करा रहे हैं, जो कि बनेगा CH3OH। किस ऑप्शन में? CH3OH है ऑप्शन नंबर बी में। अगला प्रश्न क्या है, देख सकते हैं रीजनिंग का प्रश्न है। आगे देखते हैं जीके जीएस का क्या है। ये रहा कि नॉर्वे के स्वाल स्वाल वार्ड में निर्मित अंतर्राष्ट्रीय आर्कटिक अनुसंधान बेस नी अलसंड में स्थित भारत के पहले अनुसंधान केंद्र का नाम क्या है? वह है आपका बी, हिमाद्री है, ऑप्शन नंबर बी। अब आर्कटिक अनुसंधान बेस हिमाद्री की स्थापना कब हुई थी? तो 2008 में हुई थी। कब हुई थी? 2008 में। अगला प्रश्न क्या है कि यूएनओ के पहले महासचिव कौन थे जो अफ्रीका महाद्वीप से संबंधित थे? वो थे आपका बुतरस घाली था, ऑप्शन नंबर बी। बुतरस घाली किस देश के था? वो था आपका मिस्र देश से था। अगला प्रश्न क्या है, ये देख सकते हैं आपका मैथ रीजनिंग का प्रश्न है, जो कि PDF टेलीग्राम चैनल पर दिया हुआ है। अगला प्रश्न है कि मेंडलीफ की आवर्त सारणी में तत्वों के हाइड्राइड और ऑक्साइड के सूत्र किस स्थान पर लिखे जाते हैं? दाईं ओर, बाईं ओर, नीचे या ऊपर? कहाँ लिखते हैं? ऊपर। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न क्या है कि प्रभावी नाभिकीय आवेश के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? सही नहीं है उसका बताना है, वो होगा ऑप्शन नंबर बी। यह केवल नाभिकीय आवेश पर निर्भर करता है, यही कथन गलत है। बाकी बात सब कथन सत्य है। कि यह एक समूह में नीचे की ओर जाने पर घटता है, बिल्कुल सही है। यह आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर बढ़ता है, ये भी सही है। यह संयोजकता कोष इलेक्ट्रॉनों पर कार्य करता है, ये भी सही है। इसमें गलत कौन सा है? वो है ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न क्या है कि अधातुओं के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन क्या है, सत्य है, वो बताना। अधातुओं के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? अधातुएं प्रकृति में विद्युत ऋणात्मक होती है, ये भी सही है। इलेक्ट्रॉन ग्रहण करती है, यही सही है, ऑप्शन नंबर ए। बाकी का ऑप्शन क्या है? गलत है। बाकी का ऑप्शन क्या है? गलत। वो भी ऑप्शन देख लेते हैं, ये देख लीजिए कि अधातुएं प्रकृति में विद्युत धनात्मक होती है, नहीं, ये गलत है। अधातुएं प्रकृति में विद्युत ऋणात्मक होती है और इलेक्ट्रॉन का त्याग नहीं करती, इलेक्ट्रॉन का ग्रहण करती है, देखिए ये भी गलत हो गया। अधातुएं प्रकृति में विद्युत धनात्मक, जैसे धनात्मक बोला पहले, यही गलत हो गया। ये तीनों का तीनों क्या है? गलत है। अगला प्रश्न क्या है कि हाइड्रोक्साइड आयनों की उच्च सांद्रता वाले विलयन के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? क्या विलयन उच्च पीएच मान वाला क्षारीय विलयन होगा? ऑटोमेटिक है, जिसका पीएच मान अगर उच्च होगा तो वो क्षारीय होगा ही। क्या होगा? क्षारीय होगा। अगला प्रश्न क्या है कि कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा का पूर्ण पाचन कहाँ होता है? इसका जो पूर्ण पाचन होता है वो होता है छोटी आंत में, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न आपका क्या है, देख सकते हैं कि एक पुष्प के प्रजनन अंग क्या होते हैं? एक पुष्प के प्रजनन अंग क्या होते हैं? वो होते हैं पुंकेसर और स्त्री केसर, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न क्या है कि फलों में प्रमुखता कौन सा हार्मोन प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? वो पाया जाता है साइटोकाइनिन, ऑप्शन नंबर डी। और ये क्या है? पादप हार्मोन है। क्या है? पादप हार्मोन। पादप हार्मोन कौन कौन सा है? ऑक्सिन्स, जिब्रेलिन्स, साइटोकाइनिन, एब्सिसिक एसिड और एथिलीन, ये सब का सब क्या है? पादप हार्मोन है। अगला प्रश्न क्या है कि शरीर में उत्पन्न होने वाले किस नाइट्रोजनी अपशिष्ट का उत्सर्जन मानव वीर्यक यानी किडनी द्वारा किया जाता है?
किडनी द्वारा किसका उत्पादन किया जाता है? वो करते हैं हम लोग यूरिया का और यूरिक अम्ल। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न क्या है, ये देख सकते हैं आपका क्या है, रीजनिंग का प्रश्न है दिया हुआ है, जो कि बेहतरीन सेट है ये सब देख सकते हैं आप। अगला प्रश्न क्या है कि भारत का पहला पोशाक संग्रहालय किस राज्य में स्थित है? भारत का पहला पोशाक संग्रहालय किस राज्य में स्थित है? वो है ऑप्शन नंबर 1 गोवा में। कहाँ है? गोवा में। गोवा में भारत का पहला पोशाक संग्रहालय स्थित है। इस प्रकार का जो पहला चीज दिया होता है ना, भारत का पहला कोई भी चीज दिया होगा वो एग्जाम के दृष्टिकोण से क्या होता है? इंपॉर्टेंट होता है। अगला प्रश्न क्या है कि मथुरी लोक नृत्य इनमें से किस राज्य में प्रचलित है? मथुरी लोक नृत्य जो है वो है तेलंगाना। ऑप्शन नंबर बी तेलंगाना में प्रचलित है। तो ये था टेक्नीशियन का प्रैक्टिस सेट। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमें सपोर्ट करें, जो कि फुल डिटेल सॉल्यूशन के साथ आपको पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पर दिया हुआ है। तो मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।